अब वो कैमरे पे नहीं आ रहा है, थोड़ा इसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा, कोई आया तो एडमिट कर देना। ठीक है, चलो। नमस्कार, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ और फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रतापगढ़ में अभी पोस्टेड हूँ। तो मित्रों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले आनंदम की बात करते हैं। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को कि उन्होंने इस पहल को एक नवाचारी पहल के रूप में कॉलेज शिक्षा में इंक्लूड किया है। और जो बात है, हमारा जो विश्वविद्यालय है गोविंद गुरु विश्वविद्यालय, हम उसके भी आभारी हैं। उन्होंने आनंदम दिवस की और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो माउंट आबू में स्थित है, इन सब की एक अभिनव पहल के रूप में आज ही 7 दिसंबर का आयोजन किया जा रहा है। और मैं भविष्य में उम्मीद करता हूं कि 7 दिसंबर को एक आनंदम दिवस के रूप में स्थापित कर दिया जाए। तो मित्रों, आगे चलता हूं तो इस बात पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि सबसे पहले जो आनंदम है, आनंदम क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये पता है कि एक अनिवार्य विषय के रूप में ये स्थापित हो चुका है और बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और एमए प्रीवियस, ये दो जो कक्षाएं हैं, इसको निरंतर रूप से अभी तुरंत प्रभाव से इस सेशन में लागू कर दिया जाएगा। अब इसमें देखना है कि आनंदम को किस तरीके से व्यवस्थित रूप देना है या किस तरीके से हमको इसको चलाना है। तो आनंदम, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि आनंदम क्या है। जैसा कि अभी गुप्ता जी सर ने बताया कि आनंदम जो विचारधारा है, आनंदम का कोई सिलेबस नहीं है। आनंदम का एकमात्र सिलेबस है, आप अच्छे कार्य कीजिए, डे टू डे, दिन प्रतिदिन की जो आपकी दिनचर्या है उसमें आप अच्छे कार्य कीजिए, ताकि आप इन भौतिक साधनों के इस युग में अपने आप को एक अलग फील करा सकें। वो कैसे? जैसे कि आप, हम जो छात्रों से जो उम्मीद कर सकते हैं वर्तमान में, क्योंकि अब युवाओं का जो दौर है, एक तरीके से उस युवाओं के दौर में हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि भौतिकता है वो ज़्यादा समावेशित होती जा रही है। कहीं ना कहीं से इस भौतिकतावादी समाज के अंदर हमको स्पिरिचुअलिटी लानी है, आध्यात्मिकता लानी है, उन मानवीय मूल्यों का विकास करना है, उन नैतिक मूल्यों का विकास करना है जो वास्तव में पीछे पड़े हुए हैं। हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, जो एक सबके लिए सब एक के लिए, उस भावना पर टिका हुआ विषय आनंदम है। एक तरीके से जियो और जीने दो का सिद्धांत, नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस तरीके की जो बातें हैं वो हम आनंदम में फील करते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो अच्छे कार्य करना है। अब ये एक प्रयोगात्मक और सब्जेक्ट है, आपको बताया जा चुका है कि इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल्स का मतलब है आपके जो व्यक्तिगत अनुभव है वो आपको कितनी हैप्पीनेस दे सकते हैं, हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। आप आनंद का निर्माण कीजिए। आनंद का निर्माण आप किस तरीके से कर सकते हैं? छोटी छोटी बातें हैं उनसे कर सकते हैं, पारिवारिक मूल्यों को बढ़ाकर कर सकते हैं। अब पारिवारिक मूल्यों को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? अब जैसे कि हम पूर्व में जिस नैतिक शिक्षा में हम पढ़ते थे कि दिन की शुरुआत करते हैं तो माँ बाप के चरण स्पर्श करके करना चाहिए, क्योंकि प्रथम गुरु हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली में लोग व्हाट्सअप उठा के देखते हैं, एक बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, एक व्हाट्सअप उठा के चेक करेगा और उसको देखते हुए अपना दिन गुजार देगा। लेकिन अपने माँ बाप भाई बहन की तरफ उसका अट्रैक्शन बहुत कम होता है। अगर आप सुबह की शुरुआत माँ बाप के चरण स्पर्श करोगे, आप आपके पारिवारिक मूल्यों में वृद्धि करते हुए, जैसे कि आप पापा के काम में या फादर के काम में हाथ बटा रहे हो, माँ के काम में हाथ बटा रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर क्रिएटिंग हैप्पीनेस। आप आनंद का निर्माण कर रहे हो। ये क्लियर है कि आनंद की जो अनुभूति है। और एक बात ये भी है कि आप किसी का अकेलापन बांट के भी आनंद का निर्माण कर सकते हो। समाज में बहुत सारे जो लोग हैं, आज जो हमारा विषय है सामाजिक संवेदनशीलता में आनंदम की भूमिका, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आनंदम का जो जितना भी हिस्सा है वो समाज से जुड़ा हुआ है। मतलब हमको जो परिवर्तन करना है वो समाज के अंदर करना है, और छात्र है, शिक्षक है, और जितने भी जो लोग हैं, वर्ग हैं, समूह हैं, वो सब समाज का हिस्सा है। माना कि आप वृद्धजनों को लीजिए, अनाथों को लीजिए, विधवाओं को लीजिए, परित्यक्ताओं को लीजिए, क्रिमिनल्स को लीजिए, आप सबको लीजिए। समाज का हर हिस्सा, हर तबका जो इंक्लूडेड है समाज में, जिससे समाज बनता है, और समाज जिसे सही या गलत ठहराता है, तो वो नैतिकता की बुनियाद होते हैं।
समाज ये कहता है कि ये सही है तो वही सही माना जाएगा। अब उस सही को स्थापित करना है। अब आप जो छात्रों के लिए हम कर सकते हैं आनंदमय, छात्र समाज के लिए क्या कर सकते हैं, जो पे बैक टू सोसाइटी का जो कंसेप्ट है कि हम जो समाज को क्या दे सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात परिवर्तन की है कि हमको आनंदम की आवश्यकता क्यों पड़ी। आनंदम की जो आवश्यकता है सामाजिक संवेदनशीलता का हिस्सा है। वास्तव में आनंदम की जो क्रियान्विति हो रही है, आनंदम जैसे प्रोग्राम को लाया जा रहा है, ये अपने आप में ये बताता है कि वास्तव में ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है। क्योंकि एक भौतिकतावादी समाज में विद्यार्थी हो या हम हो या कोई और हो, निश्चित रूप से हम एक ऐसी भागदौड़ में खोए हुए हैं जो डेफिनेटली हमारा जो नज़रिया है वो पूरी तरीके से भौतिकतावादी बना चुके हैं। हम उन मानवीय मूल्यों को कहीं पीछे छोड़ आए हैं जिन मानवीय मूल्यों से जीवन का निर्माण होता है। तो हमें उन वास्तव में उन मानवीय मूल्यों को खोजना है। तो ये सामाजिक संवेदनशीलता का हिस्सा है। सामाजिक संवेदनशीलता से आशय यह है कि समाज उन व्यक्तियों के प्रति अपनी क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब एक तरीके से संवेदन दिखाए या महसूस करे जो कि उपेक्षित हैं। उपेक्षित लोगों के प्रति समाज का नज़रिया सकारात्मक हो, ये सामाजिक संवेदनशीलता का हिस्सा है। माना कि एक व्यक्ति है जो मानसिक रोगी है। अब मानसिक रोगी है तो वो अपने आप में अलगाव में रहता है। अलगाव मतलब कि वो सोसाइटी से कटा हुआ रहता है और सोसाइटी के लोग भी उससे मिलना नहीं चाहते, या परिवार के लोग भी ऐसा सोचते हैं कि यार इससे क्या बात करें, ये दुखी है ऑलरेडी पहले ही, तो उसके पास जाते नहीं है। इससे क्या है, इससे उसका अलगाव बढ़ेगा न कि घटेगा। तो आपकी जो सकारात्मक भूमिका है, आप सक्षम हैं, तो सामाजिक संवेदनशीलता में सक्षम व्यक्तियों से, जो समाज के उस तबके से आशा की जाती है जो सक्षम है, जो सकारात्मक क्रिया के द्वारा परिवर्तन ला सकता है, तो उसकी जो एक तरीके से कार्यों की जो क्रियान्विति है वो सक्षम व्यक्ति को करते हैं। अब माना कि जैसे हम एक पिक्चर आई थी तारे ज़मीन पर, आप लोगों ने सबने देखी होगी, आमिर खान की मूवी थी। उस तारे ज़मीन मूवी पर आप देखते हैं कि एक बच्चा है, तो उसके जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं और जो परिवार वाले हैं, उस व्यक्ति का थोड़ा सा डिसलेक्सिया नाम का एक रोग था उसको, वो बराबर पढ़ नहीं पाता था उस चीज़ को, मतलब कुछ पढ़ता कुछ था बोलता कुछ था। तो डेफिनेटली उन्होंने टीचर्स वगैरह ने सोचा कि वो दंड है, तो एक व्यवहार दूसरा किया, लेकिन वास्तव में वो एक बीमारी से ग्रसित था और धीरे धीरे उसको समझा गया। तो ऐसी जो पिक्चरें आई वो एक मानवीय भावों को चित्रित करती हैं। इस तरीके से खामोशी भी आई। इस तरीके की जो पिक्चरें हैं वो मानवीय भावों को चिन्हित करते हुए इस आनंदम जैसे प्लेटफॉर्म पर हम उन चीज़ों को दिखा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब ख़ास बात ये कि हमारा जो वंचित क्लास है, जो क्लास जिसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई वो उपेक्षित क्लास है, तो वास्तव में आज वृद्धजनों की उपेक्षा हो रही है। वृद्धजन अकेले अलगाव में रह रहे हैं, क्योंकि जो भौतिकतावादी युग है उसमें ये किया जा रहा है कि वृद्ध लोगों को अकेला छोड़ा जा रहा है। अब वृद्ध लोग अपने आप का तनाव में, अपनी जो एक जीवन शैली है उनका तनाव बढ़ता जा रहा है, या तो उनको किसी कारणवश से अकेला छोड़ा जा रहा है या पारिवारिक विखंडन की वजह से अकेला छोड़ा जा रहा है। ये परिवार में इतनी भौतिकता का समावेश हो चुका है कि भाई भाई अलग हो चुके हैं, और बाकी वो जो माँ बाप हैं जिन्होंने सब कुछ उनको दिया वो किसी के हिस्से में नहीं आए, कोई उनको रखना ही नहीं चाहता। कोई सोचता है सिटियों में कि वृद्धाश्रम भेज दिया जाए। तो यही आगे आने वाली जो संतान है, पीढ़ियाँ हैं, क्या आप वास्तव में यही उनको देना चाहोगे, और क्या वो भी आपके साथ ऐसा ही सलूक करे, ये अच्छा लगेगा? तो ये वसुधैव कुटुंबकम के खिलाफ के जो भावना है उसके खिलाफ है। तो वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ये भी आनंदम में एक कंसेप्ट है। और हाँ, हम जब छात्रों से उम्मीद करते हैं तो छात्र समाज की वो नींव है जिस पर पूरा महल खड़ा होता है, और हम इनमें अगर नैतिक मूल्यों का समावेश कर पाए तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ इस समाज को दे पाएंगे। क्योंकि छात्रों से उम्मीद की जा सकती है कि वो किस तरीके से, मतलब जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो एक तरीके से जागरूकता है, इस सब चीज़ के वाहक हैं, वो छात्र हैं। आप एक बेहतर जो एक स्टूडेंट्स है वो बेहतर समाज बनाने की कोशिश कैसे कर सकता है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि एक जो छात्र है समाज का हिस्सा होता है, और उस समाज के हिस्से में
देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप आपकी सोच बदलिए। आप एक गांव के नागरिक हैं, तो आजकल आप कंसेप्ट देखते हो, सोच बदलो गांव बदलो। तो सोच बदलो गांव बदलो कंसेप्ट का मैं इसलिए आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि वास्तव में वो जो चीज़ है, सोच बदलो गांव बदलो, वो क्या है? वो एक ऐसी मुहिम है जो आनंदम से जोड़ी जा सकती है। आनंदम का मतलब यह है कि आपके जो ऐसे अच्छे मानवीय मूल्यों का विकास किया जाए। अब आसपास स्वच्छता रखते हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण करते हैं, चाहे गांव में एक छोटा मोटा उद्यान लगा दिया, उसमें सीनियर सिटीजन्स लोग बैठ सकते हैं। गाँवों के अंदर ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन वहाँ ऐसा कर सकते हैं। अब जो आप एक कॉलोनी में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऐसे होते हैं जो बाल श्रम से पीड़ित रहते हैं। बाल श्रम मतलब ये है कि उनको उतना पढ़ने पढ़ाने का टाइम नहीं मिलता कि वो मजदूरी पे जाएं या पढ़ें। अब डेफिनेटली उनका जो बचपन है वो तो उजड़ ही जाता है। तो आपने एक नाम सुना होगा उजड़ते हुए बचपन पर। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, कैलाश सत्यार्थी का नाम लेना चाहूँगा। कैलाश सत्यार्थी वो व्यक्तित्व है जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है और बाल श्रम से बच्चों को मुक्ति दिलाई है। अब बाल श्रम और उन व्यक्तियों को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल भी उनको मिला है, तो वो भी एक पहल का हिस्सा है। उन्होंने बाल श्रम पे काम किया और बाल श्रम वास्तव में इस समाज की सामाजिक संवेदनशीलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्यों? क्योंकि बाल कुपोषण, बाल अशिक्षा और बालकों में बढ़ते अपराध, ये कहीं ना कहीं से ये एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है जिसकी तरफ समाज का एक ध्यान होना चाहिए। अब जब समाज इस तरीके से देखता नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल्स पे आप देखते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं। अब क्या आप ये सोचेंगे कि ये स्वेच्छा से भीख मांग रहे हैं या फिर ये क्या है? मतलब किस तरीके से इनका बचपन होगा, क्या इनका भविष्य होगा, क्या चीज़ें और कुछ और भी हो सकती हैं। कल के जाए ये लोग अपराधी होंगे, कल के जाए ये नशेखोर होंगे, ये स्मगलिंग में शामिल होंगे, ये तस्करी में शामिल होंगे, ये चोरी करेंगे क्या? तो ये सारी चीज़ें समाज बाद में इनको स्वीकार करेगा? नहीं कर पाएगा। समाज इन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो हम ऐसी स्थिति आने ही ना दें। बालकों को उचित शिक्षा दें, उचित पोषण दें। हालांकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि इस मुहिम में काम कर रही हैं। अब ऐसी जो ये योजनाएं हैं इनको उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। ज़रूरतमंद लोग अगर इन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाएंगे तो वास्तव में हमारी किसी भी मुहिम का, जो सरकारी है या गैर सरकारी है, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। NGOज़ की भूमिका है। अब NGO जो आप काम देखते हो कि NGO जो काम करते हैं तो वो समाज से जुड़ा हुआ ही काम करते हैं, सामाजिक संवेदनशीलता का ही काम करते हैं। क्योंकि वो हर सामाजिक संवेदनशीलता का मैंने आपको एक मतलब समझाया था कि उपेक्षित जो वर्ग है, उपेक्षित जो समाज के समूह हैं, उन तक चीज़ों को पहुंचाना वो ज़रूरी है, वो आवश्यक है। क्यों? आप जब आप गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की बात करते हो तो डेफिनेटली आप देखते हो कि जो जिसके पास ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो दूसरों में बांटे। ट्रस्टीशिप सिद्धांत यही कहता है गांधी जी का कि आप सोसाइटी ये जो आप संपत्ति के मालिक हैं, किसी भी प्रकार की संपत्ति के मालिक हैं, वो आपकी नहीं है, वो समाज की है और आप इसके ओनली ट्रस्टी हो। और ट्रस्टी होने के साथ साथ आपको इसको हैंडल करना है, हैंडल विथ केयर, संभालना है और समाज के हित में आपको इस संपत्ति का उपयोग करना है। तो देखिए जो गांधी जी के मूल्य थे, वास्तव में हम गांधी दर्शन को भी जब फॉलो करते हैं, इसी तरीके से हम महावीर स्वामी को फॉलो करते हैं, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। तो आप देखते हो कि अपरिग्रह का जो सिद्धांत है, अपरिग्रह में भी ये चीज़ शामिल है कि आप अनावश्यक संग्रहण ना करें। अस्तेय में ये है कि चोरी ना करें। इसी तरीके से हम बौद्ध धर्म में जो जाते हैं या फिर बौद्ध धर्म की जो बातें करते हैं तो वहाँ अष्टांगिक मार्ग को देखते हैं, तो वो भी एक जीवन जीने का तरीका है। तो आनंदम मूलतः सिर्फ जीवन जीने का तरीका है। आनंदम में जो बात है वो ये है कि लाइफ स्टाइल को कैसे जिया जाए, हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। हमको अपनी लाइफ को इस तरीके से जीना है कि दूसरों को भी खुशी मिले और हम खुद को भी खुशी मिले। हमको भौतिक संसाधनों की जगह जो नैतिकता है, जो मॉरलिटी है, उसको स्थापित करने की कोशिश करना है आनंदम में। स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि वो बहुत सारी बातें हैं जिसमें वो अपने आप को दूसरों को खुशी दे सकते हैं,
प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग की भावना का वो पालन कर सकते हैं। प्रकृति प्रेम, नेचर लव भी वो दिखा सकते हैं। वृक्षारोपण या हल्की फुल्की उद्यान वाटिका का निर्माण करना। अब जैसा कि ये प्रोजेक्ट वर्क है, अब मैं आपको बता दूं इस कार्यक्रम की जो विचारधारा है, रूपरेखा है, तो उसमें यह है कि आपका अच्छे कार्य करना ही सिलेबस है। अच्छे कार्य करने का सिलेबस का मतलब आप समझ पा रहे हो कि आप सिर्फ ऐसे कार्य कीजिए जो समाज को अच्छे लगते हो, आपको खुद को अच्छे लगते हो, और जो कोई भी हो उस व्यक्ति को वो कार्य अच्छे लगने चाहिए, आपके कार्य की प्रशंसा होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आपका मकसद है वो आनंद क्रिएट कर रहा है। आनंद से तात्पर्य है दूसरे की ज़रूरतों का भी पूरा होना है। हम इस भौतिक युग में ज़रूरतों का ध्यान ज़्यादा रखें। माना कि बहुत सारे जो जो डिप्रेस्ड पीपल हैं और इस प्रकार के लोग हैं जो वंचित हैं। अब माना कि एक कॉलोनी है, हम माइग्रेट लेबर्स को देखते हैं। माइग्रेंट लेबर्स पे बात करना चाहूँगा मैं। माइग्रेंट लेबर्स मतलब जो लोग पलायन करके गाँवों से शहरों में आ चुके हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी हैं। वो किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स का या स्कूल का हिस्सा नहीं होते हैं, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ, लेकिन होते भी हैं, फिर भी वो ज़्यादा जुड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसी झुग्गी झोंपड़ियों में जाने कितने बच्चों का बचपन बर्बाद हो रहा होता है। तो एक छात्र होता है या फिर यह जो छात्र समूह होता है, क्योंकि ये टीम वर्क का काम है। आप जब गांव में भी काम करोगे, आप चाहे शहर में काम करोगे, तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, इस तरीके के जो वर्क प्लेस हैं, आप उनको नोटिफाई करके वहाँ से कुछ सीख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी हैं, ये मानव के उस व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तो हम आनंदम की जो मुख्य मुहिम है, आनंदम का जो मुख्य रोल है, वो ये है कि छात्रों के अंदर सर्वांगीण विकास के जो पहलू हैं और उनकी जो समझ है उसका विस्तार किया जाए, कि किस तरीके से उनका एकेडमिक डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट। जो शिक्षा का जो प्राइमरी उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य, जो पहला उद्देश्य है, वो चरित्र निर्माण है। उस चरित्र निर्माण को आनंदम के जरिए स्थापित करने की जो कोशिश है वो अच्छे कार्यों के द्वारा की जा रही है। तो ये सब कुछ समाज का और सामाजिक संवेदनशीलता के लिए ही काम करना है। अब हम बात करते हैं कि भाई आनंदम में 100 नंबर का प्रोजेक्ट है, मतलब एक तरीके से 100 नंबर की जो रूपरेखा दी गई है कि 10 नंबर आपको डेली आपके अच्छे कार्यों के, और 20 नंबर आपका आनंदम दिवस में भाग लेने का, और 50 नंबर आपके प्रोजेक्ट का, 20 नंबर आपके सिनॉप्सिस का। इस तरीके से 100 नंबर का जो प्लान है आनंदम में फर्स्ट ईयर के लिए और प्रीवियस के लिए, उसमें डे टू डे डेली वर्क करना है और वो भी अच्छा काम करना है। अब थोड़ा सा हम और बात करते हैं आनंदम पर ही। हमारी जो संस्कृति रही है, हम ऐतिहासिक मूल्यों को देखें थोड़ा सा, तो वहाँ भी ज़रूरी है ऐतिहासिक मूल्यों को देखना। आनंदम कोई नई पहल नहीं है, एक आनंदम एक नया नाम है। ये हमारी संस्कृति में वर्षों से चली आ रही परंपरा है, अच्छा करने की परंपरा है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास अभी जो एक अतिथि देवो भव, हाँ, अतिथि को हम बिल्कुल देवता मानते हैं। क्यों? ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये वसुधैव कुटुंबकम का हिस्सा है। जियो और जीनोदो का सिद्धांत है। जैन दर्शन का सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणी आप देखोगे तो वास्तव में वो भी आनंदम है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है, वो भी आनंदम है। अशोक का धम्म है, तो वो भी आनंदम है। दशरथ माझी जैसे लोग हैं जो दूसरों के लिए पहाड़ काटते हैं और रास्ता बनाते हैं, 55 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर करते हैं, तो वो भी आनंदम की मुहिम का हिस्सा है। कैलाश सत्यार्थी जैसे लोग हैं जो बाल श्रम से और बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए बालकों का भविष्य निवारते हैं, संवारते हैं, तो डेफिनेटली वो भी आनंदम का ही मुहिम का हिस्सा है। कहीं ना कहीं ये, और बहुत सारे जो NGOs हैं, जो एक्टर्स हैं, वो भी NGOs चलाते हैं, और बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस चलाती हैं, तो वो भी आनंदम प्रक्रिया का हिस्सा है। और ये जो सारे लोग हैं एक समाज के एक पर्टिकुलर क्लास के लिए काम करते हैं, और हमेशा उस क्लास के लिए काम करते हैं जो वंचित है। वंचित से तात्पर्य है जहाँ तक संसाधनों की पहुँच नहीं है। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य है कि जो वंचित जो लोग हैं, चाहे वो शिक्षा से है, चाहे स्वास्थ्य से है, चाहे रोटी से है, चाहे कपड़े से है, चाहे मकान से है, चाहे रोजगार से है, उन वंचित लोगों के लिए एक सक्षम जो वर्ग है वो कार्य करे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो जब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम
हर आँख का जो आंसू है वो पहुँचना दें। ये बहुत आवश्यक कथन है। और महात्मा गांधी का एक कथन है कि उस शिक्षा जो बहस उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं जो जिसमें चरित्र निर्माण की कोई बात नहीं। मतलब चरित्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, कहने का मतलब यह है। और चरित्र निर्माण के लिए ही हमारे इस मुहिम का जो हिस्सा है, जिसे आनंदम नाम दिया गया है, जॉय ऑफ शेयरिंग, जॉय ऑफ केयरिंग, तो इस तरीके से हमको अब छात्रों के बीच में इन चीज़ों को, अब मैं आपको थोड़ा सा उन वंचित क्लास के बारे में बताता हूँ जो वास्तव में अपने आप में आप उनके लिए काम कर सकते हो, या फिर वो जो समूह आपको मैं बता देता हूँ जिसके लिए आपको टीम वर्क करना है। टीम वर्क करने के लिए देखिए, आपको सबसे पहली बात है कि ओल्ड पीपल्स, सीनियर सिटीजन्स को लेना चाहिए कि उनकी समस्याएं हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं, आप उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उनसे मिलिए, बात कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा, और डेफिनेटली आप उस खुशी का निर्माण कर पाएंगे। हो सकता है आप किसी की आँख का आंसू पहुँच दे। गाँव में या शहर में अगर आपके पास वक्त है तो बड़े बुजुर्गों के साथ 2 पल बिताने की कोशिश करें, अच्छा रहेगा। ये बहुत ही बेहतरीन शुरुआत होगी। दूसरा, किसी प्रकार के जो मानसिक रोगों से व्यथित लोग हैं उनके प्रति आप सहानुभूति रखें, उनको अकेला ना छोड़ें, उनके प्रति अपना जो मानवीय भाव है वो एक रखें कि ये भी इंसान है, इनसे भी हमको मिलना है। और आपको इधर उधर कहीं भी कोई आदमी इस प्रकार का दिखाई दे तो सहयोग का दृष्टिकोण रखें, भागने का या अलगाव का दृष्टिकोण ना रखें। अनाथ जो व्यक्ति हैं, अनाथ जो बच्चे हैं, अनाथों का बचपन आप जानते हो कि हर किसी की किस्मत में माँ बाप नहीं होते। तो जिनके माँ बाप नहीं हैं अनाथों के, वो बेचारे बच्चे, हो सकता है वो शिक्षा से भी वंचित हों, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों से वंचित हो। ऐसे बच्चों के लिए आप बुक बैंक बना सकते हैं, जूते, कपड़े, भोजन इत्यादि दान दे सकते हैं। आपका जो बर्थडे वगैरह वगैरह आता है, मैरिज एनिवर्सरी आती है, तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि ऐसे बच्चों के बीच में जाके आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत सारे इस प्रकार के खुले हुए हैं जो सरकारी संस्थाओं में भी चल रहे हैं और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी चीज़ें चला रही हैं। आगे जो विधवा हैं, समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है महिलाओं को लेकर। महिलाओं को हमेशा हाशिए पर रखा गया है। विधवाओं के बारे में बात की जाए तो किसी का विधवा होना कोई गलत बात नहीं। विधवा किसी प्रकार से हो सकता है। किसी का अगर जवान शहीद हो गया बॉर्डर पर, वो भी विधवा हो गई, इसमें उसका क्या कसूर है? उसके पति ने तो देश के लिए जान दी थी। लेकिन गांव या फिर शहर में कोई विधवा अगर किसी मांगलिक कार्य में इंक्लूड होने जा रही होती है तो उसको अपशकुन मान लेते हैं कि अपशकुन हो रहा है, विधवा को मत बुलाओ। क्यों? इसमें उसका क्या कसूर था? मतलब ऐसी आपकी सोच, ये सामाजिक संवेदनशीलता का जो दायरा है उसके अंदर आती है। ऐसे लोगों को अगर सक्षम लोग इस प्रकार से सोचेंगे तो डेफिनेटली ऐसे जो क्लास के जो लोग हैं वो हाशिए पर चले जाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस सोच को बदलें और उनके प्रति सकारात्मक नज़रिया रखें। ऐसा कतई नहीं कि आपकी जो कार्यशैली से किसी और दूसरे का अपमान हो, उनके अधिकारों का हनन हो, तो ये चीज़ें आप शामिल करें। इसी प्रकार से परित्यक्ताएँ महिलाएं हैं, उनके प्रति भी नज़रिया समाज को सकारात्मक रखना चाहिए। विकलांग और दिव्यजन, विकलांग जिसे अब आजकल दिव्यजन कहा जाता है, उनके प्रति जो समाज का नज़रिया है उसको सकारात्मक हमें रखना है। बहुत सारी जगह हम विकलांग लोगों की मदद कर सकते हैं। माना कि आप टिकट विंडो पे हो, कोई विकलांग आ रहा है तो आप उसको मदद कर सकते हो। सर्वसुलभ जो संसाधन नहीं होते हैं वहाँ पर भी आप विकलांग लोगों की मदद कर सकते हो। बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर, जैसे अंधे आदमी को आप रोड क्रॉस करवा रहे हो तो बहुत अच्छी काम, ये अच्छा काम है, आपको अच्छी अनुभूति होगी डेफिनेटली, और आप समाज के एक बेहतर व्यक्तित्व में शामिल हो पाएंगे। छोटे छोटे काम हैं, आपको एक नई दिशा देके आपके व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। अब बहुत सारे व्यक्ति जो अलगाव में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, स्टूडेंट्स खासकर मैं उनकी चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे कि 10th क्लास 12th क्लास, बहुत ज़्यादा परसेंटेज बनाना है, इतना परसेंटेज बनाना है, पता नहीं कितना परसेंटेज बनाना है। फैमिली वाले भी कभी कभी दबाव देते रहते हैं, तो इस प्रकार का दबाव ना दें।
क्योंकि आजकल जो देखने में आ रहा है कि जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं वो इस क्लास में ज़्यादा बढ़ रही हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई के लोड से मतलब आत्महत्याएं के लिए फोकस जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। इस प्रकार की जो चीज़ें हमें बदलाव की तरफ ले जानी पड़ेंगी, हमें उनके प्रति नज़रिया बदलना पड़ेगा। माइग्रेंट लेबर्स के बारे में बात कर चुका हूँ कि आपके आसपास कोई माइग्रेंट लेबर्स के जो बच्चे वगैरह वगैरह हैं, तो आप जो छात्र हैं जो टीम वर्क बना के उनको शिक्षा दे सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं तो जानकारी दे सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए काम कर सकते हैं, मतलब उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। और आजकल आप जो NGOs के जो काम हैं उनमें आप पार्टिसिपेटरी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का हिस्सा ये भी है कि आप NGOs के साथ जुड़ सकते हैं। मतलब जो छात्र हैं वो NGO के साथ जुड़े या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े और अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं, और आपको वहाँ से बेहतर होने का या बेहतरी होने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी वो मिलता है। लेकिन इसमें क्या है, टोटली हैप्पीनेस क्रिएट होती है। मतलब आदमी को, आपको खुशी मिलेगी और आप किसी का गम बांट दोगे तब भी उसको भी खुशी मिलेगी। तो ये सारे जो क्लास हैं इनके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। इसी प्रकार से आप जो बाल कुपोषण हैं, बाल कुपोषित हैं, उन बच्चों के लिए भी एक दूध बैंक बना सकते हैं, मिल्क बैंक। जैसे गांव में बहुत सारे बच्चे हैं वो कुपोषित हो सकते हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। उस मेल न्यूट्रिशन का फ़र्क इतना पड़ता है कि आप ऐसे बच्चों के लिए दूध मुहैया करवा सकते हैं गांव का। और गांव में एक गिलास अगर दूध दान देने लगे और मिल्क बैंक बन जाए तो कितना बेहतर होगा। आप ये मतलब एक तरीके से जो मदद कर सकते हैं। हालांकि स्कूलों के अंदर ये मुहिम चलाई जा रही है कि मिड डे मील वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत सारी जगह और भी हैं जो बाकी हैं, वहाँ आप काम कर सकते हो, टीम वर्क कर सकते हो। इलिटरेसी, अशिक्षा बहुत बड़ा अपराध, एक तरीके से अभिशाप है। आप एक कॉलोनी में या तो आपके परिवार के आसपास किसी एक परिवार को आप गोद लेके उसमें से 2 व्यक्ति को साक्षात कर सकते हो टीम वर्क बनाकर किसी प्रकार से, तो ये भी एक बेहतरीन प्रयास होगा आपका। आप किसी भी प्रकार से एक व्यक्ति को शिक्षा से संपन्न बना पाए, उसको इतना साक्षर बना पाए कि वो एक किताब पढ़ सके जिसने कभी स्कूल नहीं देखा हो, तो ये भी आपकी एक बहुत अच्छी पहल होगी, नवाचारी पहल होगी, और आपका एक जिसे कहते हैं सकारात्मक कार्य होगा। इसी प्रकार से आप बाल विवाह है खुद भी अवॉइड कीजिए और दूसरों को भी सलाह दीजिए कि बाल विवाह के नुकसान है। इस प्रकार की जो अच्छी बातें हैं उनका मैसेज आप समाज में फैला सकते हैं, क्योंकि ये कोशिश है कि आप सब लोग परिवारों से जुड़े हुए हो। आपका भी शादी ब्याह होना एक नॉर्मल सा काम है, लेकिन इस बिटवीन जो बाल विवाह है वास्तव में शारीरिक, मानसिक और बहुत सारे जो विकास हैं उनको अवरुद्ध कर देता है। इसलिए आप इस प्रकार की जो कॉन्शियसनेस है वो यहाँ भी डेवलप करें। घरेलू हिंसा जो चीज़ है, घरेलू हिंसा, आप जानते हो कि सरकारी कानून नियम हैं, लेकिन फिर भी हमको आसपास के वातावरण में इस प्रकार की जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो ज़्यादातर दिखाई देती हैं कि नशाखोरों के जो घर होते हैं, जो व्यक्ति शराब पी के आते हैं अपनी बीवी बच्चों को पीटते हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, तो इसकी जड़ है नशा। तो क्यों ना नशाखोरी ना हो, आप स्वयं भी नशे से दूर रहें और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दें कि वो नशा ना करें, क्योंकि नशा नाश की वजह है और समाज का विनाश नशे ने किया हुआ है। तो इस प्रकार से नशे से दूर रहें, नशे से दूर रहने की कोशिश करें और लोगों को प्रेरित करें कि वो हर प्रकार से नशे से दूर रहें। कन्या भ्रूण हत्या है, कन्या भ्रूण हत्या है जो लड़का लड़की में जो भेद क्रिएट करती है, जो भेदभाव क्रिएट करती है, वो कन्या भ्रूण हत्या है। और कन्या भ्रूण हत्या को हमको अवॉइड करना है, उसके बारे में जानकारी देनी है और एक टीम वर्क करना है कि किसी प्रकार से इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट हालांकि अपना काम कर रही है, PCPNDT एक्ट बना हुआ है 94 का, लेकिन फिर भी हमें एक जागरूक छात्र होने के नाते इन चीज़ों पर भी गौर करना है कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे जो अपराध हैं, स्वयं भी इस चीज़ में जागरूक रहें और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। विधवाओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। इसी प्रकार से जो आजकल जो नॉर्मल सी बात देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा, वो एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है कि इस प्लेटफॉर्म पे बात करना बहुत ज़रूरी है।
सामाजिक संवेदनशीलता की बात है तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घृणात्मक कृत्य किए जा रहे हैं, तेजाब फेंके जा रहे हैं। इस प्रकार की जो रूपरेखा है, इस प्रकार के समाज का निर्माण, मतलब ये कतई नहीं होना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं से ऐसी जो घटनाएं हैं इनको पनपने से पहले ही कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक जो समाज की बेहतरी है उसमें बहुत ज़्यादा बहुत, क्योंकि इसके बाद का जो जीवन है, उसके बाद का जो जीवन है उसके बारे में समाज की क्या रूपरेखा है, समाज की जो सोच क्या है, उसके प्रति भी समाज को एक सकारात्मक रवैया भी अपनाना है। एसिड अटैक से जो लोग घायल हुए हैं, रैप से जो घायल हुए हैं, उनके प्रति समाज को भी अपना नज़रिया बदलना होगा, उनको जगह देनी होगी, उनको सम्मान देना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, संवेदनशीलता का हिस्सा है। ये वास्तव में उपेक्षित जीवन जीते हैं, उनकी उसमें कोई गलती नहीं थी, किसी दूसरे की गलती की सज़ा कोई और भुगते तो ये, और समाज उसको उपेक्षित करे, ये बहुत बड़ी विडंबना होगी। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, मेरे कहने का मतलब ये है। इसी प्रकार से जो सज़ा काट चुके जो मुजरिम हैं उनका भी एक जीवन होता है, उनके बारे में समाज का नज़रिया क्या है, ये सब ये सामाजिक संवेदनशीलता का ही हिस्सा है। तो यहाँ बहुत सारी जो प्रक्रियाएँ हैं, लेकिन आप लोगों को जो काम करना है वो आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं छात्र जीवन में। हालांकि ये बातें हो सकता है कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा लगे स्टैंडर्ड से कि ये कुछ बातें ज़्यादा हैं। माना कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं, वो उनसे दूर रहने की कोशिश समाज का हर व्यक्ति करता है कि नहीं नहीं एड्स है, हाँ वो वास्तव में रोग है, ऐसा है, लेकिन वो भी इंसान है, कल के जाए आप भी इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो सकते हो। तो क्या आपके साथ भी इस तरीके का व्यवहार किया जाए? ऐसे व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, HIV से पीड़ित हैं, उनके बारे में जो भावनाएं हैं समाज की, वो किस प्रकार से आप और आप जो जिस समाज में रह रहे हो उनका नकारात्मक रवैया है, सकारात्मक रवैया है। तो मैं कहता हूँ कि आप सकारात्मक सोच का निर्माण करें और बेहतर समाज का निर्माण करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हो संवेदनशीलता के लिए। समाज संवेदनशीलता का तात्पर्य यही है कि आप समाज के प्रति अच्छे काम करें और उन उपेक्षित लोगों के लिए आप डेली एक नया काम करते रहें, एक अच्छी आदत अपने आप में पालते रहें। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई थी। आप लोगों को मैंने उदाहरण भी दिए हैं कि दशरथ मांझी है, कैलाश सत्यार्थी है, मलाला यूसुफजई है और बहुत सारे लोग हैं। पशु पक्षियों के लिए परिंदे बांधे जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। बंदरों को खाना खिलाया, मछलियों को खाना खिलाया, ये छोटे छोटे नेक काम हैं, इनसे भी खुशी मिलती है आदमी को, वास्तव में मिलती है। और डेफिनेटली ये जीवनचर्या का हिस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि जिस काम से आपको खुशी मिलती है वो करिए, और हो सकता है तो वो काम ज़्यादा करिए जिसमें आपको ज़्यादा खुशी की बजाय दूसरे को ज़्यादा खुशी मिले। तो वो आनंदम एक्टिविटी का हिस्सा होगा, आप लोगों के प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। तो मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ तो वो उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में आप किन किन क्लास को, किन किन लोगों को शामिल कर सकते हो। ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी बोल रहा था, ये आपके मेन टॉपिक्स हो सकते हैं। आप स्पेशल एरिया वाइज ये काम कर सकते हो, क्योंकि बाद में आप जो कंसर्ट क्लास है वो पूछेंगी कि सर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इसलिए मैं बहुत सारे जो वो आपको एक आयाम है, एक सोच है, तो वो आपको बता रहा हूँ कि इस जगह पे आप काम कर सकते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए अच्छे, मतलब इस जो कार्यक्रम का मेन मोटो है वो है अच्छे काम करना। तो अच्छे काम आप उन्हीं लोगों के लिए कर सकते हो जो उपेक्षित हैं, जिनको कहीं ना कहीं समाज ने पीछे छोड़ा है या समाज उनको भुला बैठा है। तो ऐसे लोगों के लिए आप काम कर सकते हो। आप ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हो जो कॉलोनी में नीडी हो, नशाखोरी से दूर रहने का आप लोगों को एक तरीके से जागरूक अभियान चला सकते हो। और आपके पास अगर ज़्यादा हैं, जैसे कि एक जिला कलेक्टर महोदय ने चरण पादुका स्कीम चलाई थी, जिन बच्चों के पास जूते चप्पल नहीं हैं, तो एक अच्छी पहल थी कि नहीं ऐसा कोई बंदा आएगा ही नहीं जिसके पास जूते चप्पल नहीं है, तो हर जगह पहुंचाई जाए चीज़ें नीडी पर्सनस के लिए। जिनके पास है वो और बात है। अभी कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ में भी एक अच्छी मुहिम का मैंने एक न्यूज़ देखा था, तो उस न्यूज़ में मैंने देखा कि
कि भाई जिसको ज़रूरत है वो ले जाए और जिसके पास ज़्यादा है वो दे जाए। मतलब ये देने की, जॉय ऑफ गिविंग एंड जॉय ऑफ शेयरिंग हो गया। जिसके पास कम है वो ले जाए, जिसको जो ज़रूरत है वो ले जाए, और जिसके पास ज़्यादा है वो दे जाए। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है, बांटने की खुशी है। आप ज़रूरी नहीं है कि वस्तु ही बांटें, आप प्रेम भी बांट सकते हैं। आप प्रेम भी बांट सकते हैं, क्योंकि प्रेम बांटने से खुशी का जो तकाजा है वो ज़्यादा हो सकता है, दुगनी हो सकती है। तो इस तरीके से पशु पक्षी हैं, इनके लिए परिंदे लगाएं, इनको इनके बारे में जैसे कि पतंगबाजी करते हैं तो उस टाइम भी थोड़ा ध्यान रखें कि हमारे जो कार्य हैं उनसे कहीं ना कहीं इनको नुकसान ना हो। आप किसी सरोवर की सफाई कर सकते हैं, तालाब की, ताकि जो मछलियां हैं वो गंदे पानी में ना रहें और गंदगी उस तालाब में भी ना रहे। स्वच्छता अभियान आप चला सकते हैं आपके लेवल पर। ये टीम वर्क का काम होगा। हालांकि बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपको बाद में भी आपको ये काम आएंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको आज ही मैं बता दूँ। आपके पास कपड़े हैं, किताबें हैं, कंबल हैं जो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आपके जो काम नहीं आ रहे वो कपड़े दूसरे लोगों को दे सकते हो। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लेकिन उनके पास नहीं होते, और किसी के पास बहुत ज़्यादा होते हैं। आप उन चीज़ों का उन ज़रूरतमंदों को बांट सकते हो। कपड़े हैं, किताबें हैं। किताबें ऐसी हैं जो आप लोग काम नहीं आ रही, काम आजकल देखते हो आके बुक बैंक भी बनाए जा रहे हैं, कॉलेजों के अंदर भी बनाए जा रहे हैं और बहुत सारी जगह बनाए जा रहे हैं। तो वो काम भी हम कर सकते हैं कि बुक बैंक बना सकते हैं, मिल्क बैंक बना सकते हैं, क्लॉथ बैंक बना सकते हैं, और ऐसे नीडी पर्सनस के लिए हम दे सकते हैं। हाँ, एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा यहाँ पर, मेडिसिन बाबा का भूल गया था। मेडिसिन बाबा का आपने नाम सुना होगा, ओकारनाथ शर्मा, जो कि नोएडा के आसपास पहले टेक्नीशियन हुआ करते थे हॉस्पिटल में। वो व्यक्ति गली गली जाके दवाइयों की भीख मांगते हैं। तो जो व्यक्ति एक तरीके से जिनका इलाज हो पहले हुआ है, कभी दवा खाई है, अब दवा नहीं खा रहे हैं, या फिर आपके पास जो दवा है जो आपके काम नहीं आ रही, आप वैसे पड़ी हुई है, आप उसको फेंक सकते हो, फेंक दोगे, तो वो व्यक्ति उन दवाओं को भीख के रूप में या फिर ज़रूरत के रूप में, सामान के रूप में भीख मांगता है कि भाई आपकी जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ हमको ला के दीजिए। और उन दवाइयों का उन्होंने एक बैंक बना रखा है, मेडिसिन बैंक बना रखा है, और वहाँ से उस मेडिसिन बैंक के ज़रिए वो ज़रूरतमंद लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक उन चीज़ों को पहुँचाते हैं। तो वास्तव में ये बहुत बड़े परोपकार का कार्य है और ये हर व्यक्ति कर सकता है, बस उसकी करने की विलिंगनेस होनी चाहिए कि उसको करना किस तरीके से। तो इस प्रकार की जो कार्य हैं वो आप भी कर सकते हैं, छोटे छोटे चीज़ों का बैंक बना सकते हैं। इसी दौर में मैंने आपको एक बात बताई थी, सोच बदलो गांव बदलो। तो सोच बदलो गांव बदलो में भी एक कंसेप्ट है आनंदम का, वहाँ से भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। गांव में बहुत सारी सरकारी इमारतें रहती हैं जो या तो खंडहर हो रही होती हैं या उनका उपयोग नहीं हो रहा होता है, या फिर वो अतिक्रमण का शिकार रहती हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है कि वो काम में आ सकती हैं, तो वहाँ मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि इस प्रकार के बैंक बना दिए जाएँ, जैसे लाइब्रेरी है, योग सेंटर्स हैं। छात्र अपने टीम वर्क के रूप में इस चीज़ को ले सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये बहुत सारी बातें हैं जो आज मैंने आप लोगों को बताई, ये सब आनंदम मुहिम का हिस्सा हैं। हाँ, एक नाम और लेना चाहूँगा, इमरान खान, जो ऐप गुरु हैं, अलवर के रहने वाले हैं, बहुत सारे सम्मान मिले हैं उनको। देखिए, उन्होंने भी दूसरे लोगों के लिए काम किया है और शिक्षा के क्षेत्र में वास्तव में उनका नाम अनुकरणीय है। इतने सारे ऐप जो डेवलप किए हैं, और बहुत सारे ऐपों के ज़रिए आज ऐसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो घर पे शिक्षा पा रहे हैं, जो कि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं में फ़ीस नहीं दे सकते। इस प्रकार के आप काम कर सकते हो। तो ये सारे जो काम हैं मैंने आपको बताया, ये एक तरीके से सारी चीज़ें आनंदम का हिस्सा है और सामाजिक संवेदनशीलता का भी हिस्सा है। अम्बेडकर को ले लीजिए, गांधी को ले लीजिए। अम्बेडकर जी ने भी उस क्लास के लिए काम किया जिसे अस्पृश्यता दूर हो। अछूतोद्धार का काम गांधी जी ने भी किया। तो इस तरीके की अस्पृश्यता जैसी चीज़ें हैं, हालांकि ये चीज़ें हमारे फंडामेंटल जो वैल्यूज़ हैं, मूल कर्तव्य हैं और मूल अधिकार हैं, वो भी प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन एक कॉन्शियसनेस और एक
सक्रिय सोच की भी हमको आवश्यकता है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद ने भी, देखिए आप, नर सेवा नारायण सेवा, रामकृष्ण मिशन का भी नारा था। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन आज ही सब कुछ, इतना सब कुछ बताऊँ, इतना पॉसिबल भी नहीं है। आज 3 बजे तक का कार्यक्रम है, तो 6 बजने वाले हैं। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक लास्ट में 2-5-10 बातें और बता देता हूँ कि युवा किस प्रकार से एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो युवाओं की एक बेहतर समाज के निर्माण में भूमिका क्या हो सकती है, तो वो उसके मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आप ये काम कर सकते हैं। चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दें, समाज में अच्छे संदेश दें। अब वो किस प्रकार से दे सकते हैं कि दहेज मुक्त शादी कीजिए, ये भी एक आनंदम का कॉन्सेप्ट है। मृत्यु बोझ का बहिष्कार कीजिए, नशाखोरी से दूर रहिए, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखिए, संवेदनशील वर्गों को सहयोग पहुंचाइए, बाल विवाह की रोकथाम की जागरूकता फैलाइए, महिलाओं को सम्मान दीजिए, मद्य निषेध मतलब मदिरापान, धूम्रपान इत्यादि से दूर रहने की कोशिश कर सकते हो। कन्या भ्रूण हत्या के बारे में कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकते हो। अस्पृश्यता है उसका विरोध कीजिए, और टीम बनाकर अपना एक मतलब टारगेट या फिर आप कोई अच्छी पहल का हिस्सा बन सकते हो। जैसे सोच बदलो गांव बदलो में होता है, स्वावलंबन पे, अपने पैरों पे खड़े होने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हर किसी को सरकारी जॉब मिले या फिर कुछ और हो ज़रूरी नहीं है। आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए, गांधी जी भी यही चाहते थे। इसी तरीके से जो सांस्कृतिक वैल्यूज़ हैं, कल्चर वैल्यूज़ हैं, उनको स्टेब्लिश करने की भी कोशिश हमको करनी चाहिए मिलके। ये टीम वर्क है, चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, चाहे छात्रों का हो चाहे टीचर्स का हो, सोसाइटी का हर हिस्सा ये काम कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ छात्र ही करेंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शरणार्थियों से जुड़ी हुई समस्याएं, LGBT से जुड़ी हुई समस्याएं, बहुत सारा एक व्यापक एरिया है जिस पर लोग काम कर सकते हैं। अब इस प्रकार से प्रोस्टिट्यूशन है, वेश्याएँ हैं, उनका जीवन एक अलग किस्म का होता है, और उनके प्रति समाज का नज़रिया किस तरीके का होता है, यहाँ बात करना वो चीज़ है, लेकिन वास्तव में चीज़ें क्या हैं समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा का जो प्राथमिक और अंतिम लक्ष्य है वो चरित्र निर्माण है, और समाज को एक बेहतर समाज बनाना शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो। तो इस उम्मीद के साथ आज आनंदम दिवस पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर धर्मराज मीणा आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि एक बेहतर समाज, एक बेहतर राष्ट्र और एक बेहतर व्यक्तित्व बनने की जो पहल है उसका हिस्सा बने। और मैं उन तमाम सभी महानुभावों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस पहल का या फिर इस दूरदर्शितापूर्ण कार्यक्रम के जो जनक हैं या क्रियान्वित कर रहे हैं, माननीय भंवर सिंह भाटी, हमारी शासन सचिव सुचि शर्मा, और हमारे कुलपति IB त्रिवेदी साहब, और जो जुड़े हुए लोग हैं। आप लोगों ने आज जितने भी लोगों ने कार्यक्रम देखा, मैं उनका सबका आभारी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप जीवन की बेहतरी के लिए प्रयास करते रहेंगे। जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन पर काम करते रहेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, जय भीम, जय भारत, जय हिंद।